Dear students, today we will read about the Vedic civilization. Vedic civilization भी आयरन एज से ही रिलेटेड है, लेकिन ये हमारी कंट्री के बारे में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं. ठीक है. वैदिक सिविलाइजेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें वेदों की रचना की गई थी. ठीक है. उसमें सबसे पहले जो वेद था, वेद का मतलब अगर हम लोग समझे तो उसका मतलब होता है नॉलेज. और नॉलेज पूरी मैनकाइंड के लिए, पूरी मानवता के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने देश के लिए, अपने अपने गांव के लिए, बल्कि पूरी मैनकाइंड, पूरी मानवता के लिए ये नॉलेज इस्तेमाल किया जा सकता है. ये इतना इनरिच है. ठीक. तो बिकॉज ऑफ टर्म्स वेद हम लोग इस पीरियड को वैदिक पीरियड बोलते हैं. और वैदिक पीरियड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वैदिक पीरियड इसलिए क्योंकि इस टाइम में जो भी कहीं हो रहा था, कुछ हो रहा था, उसकी जानकारी हम लोग को वेदों से मिलती है. ठीक है. वेद से हम लोग को पूरी जानकारी मिल जाती है, तो इसीलिए इसको हम लोग वैदिक पीरियड बोलते हैं. वैदिक पीरियड को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड. अर्ली वैदिक पीरियड जो है, और इस अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद की रचना हुई थी. ठीक है. ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद. अर्ली वैदिक पीरियड में इसकी रचना हुई. तो ऋग्वेद जो है वो उस समय की सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास, अरण्यक एंड उपनिषद, ये सारी रचनाएं हुई. और उसके इन सारे वेदों से हम लोग को लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी मिल जाती है. ठीक है. तो वैदिक पीरियड के बारे में हम लोग को समझना है कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या था उस समय. ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद में मेंशन है कि राजा जो था वो लेटर वैदिक पीरियड से इस समय ऋग्वेद का राजा डिफरेंट था. राजा जो था उसकी कोई कैपिटल नहीं, उसके पास कैपिटल नहीं था, उसकी कोई सिटी नहीं थी. ठीक है. न वो पैलेसेस में, महलों में रहता था, न उसके पास आर्मी थी, न वो टैक्स कलेक्शन करता था. ठीक है. यानी वो जो लेटर वैदिक पीरियड में जो राजा के पास ये सारे पावर्स आ गए. ठीक है. तो लेकिन अभी जो राजा है उसके पास ये ऐसा कोई पावर नहीं है. ठीक है. और सबसे बड़ी बात, जो किंग है, किंग की जो पोस्ट है वो हेरिडेटरी नहीं है, यानी राजा का बेटा फिर से राजा नहीं बनेगा, राजा चुना जाएगा लोगों के द्वारा. तो अभी ऋग्वैदिक जो पीरियड है, ठीक है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि राजा के पास ये सब कोई पावर नहीं है. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स हैं. ठीक है. और किंग्स जो है वो अब हेरिडिटरी की पोस्ट हो जा रही है. जैसे राजा जो है अब उसका बेटा ही राजा बन रहा है. ठीक है. अब स्मॉल किंगडम जो थी, स्मॉल किंगडम, उसको जो रूल कर रहा है किंग, उसको राजा बोलते थे. ठीक. लेकिन जो बड़े लार्ज किंगडम को रूल कर रहा है उसको हम लोग सम्राट या महाराजा बोलते थे, जो कि राष्ट्र, जो उसकी किंगडम थी उसको राष्ट्र बोलते थे. ठीक है. तो वो उसको रूल करता था, और ये अकेला काम नहीं करता था, वो असिस्टेड बाय, यानी हेल्प्ड बाय किस के थ्रू, पुरोहित, जो उसको धर्म के अनुसार काम करने का आचरण सिखाता था, क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, प्रजा के लिए कैसे सुख सुविधा का इंतजाम करना चाहिए, सारी ये चीजें पूजा पाठ से रिलेटेड. फिर मंत्री थे, मिनिस्टर्स थे उसके महाराजा के पास. सेनानी थे, कमांडर ऑफ द आर्मी. ठीक है. फिर ग्रामिनी, हेडमैन ऑफ द विलेज. ग्रामिनी ग्राम से रिलेटेड जो हेड है. ठीक है. और किंग जो है वो सभा एंड समिति से कंसल्ट करके, विचार करके ही डिसीजन लेता था इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में. ठीक है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि राजा हालांकि पावरफुल है, उसके बावजूद वो सभा और समिति के साथ विचार विमर्श करके, डिस्कशन करके वो इम्पोर्टेंट मैटर्स पे डिसीजन लेता था. सभा एंड समिति में क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सभा में सेलेक्टेड विलेज के एल्डर्स यानी बड़े बूढ़े बुजुर्ग समझदार लोग, जिनके पास एक्सपीरियंस था लाइफ का, वैसे लोग सभा में थे. जबकि समिति में वो एक लार्ज असेंबली थी लोगों की, और इस सब का काम था मिलजुल के पॉलिसी बनाना, पॉलिसी मेकिंग, ताकि लोग अच्छे से जीवन यापन कर सके, खुश रहें. ठीक है. तो ये सोशल कंडीशंस थी. लेटर वैदिक पीरियड में पावर ऑफ द किंग्स बहुत इंक्रीज हो गया.
ठीक है। अब क्या हो गया, अब वो राजा जो था वो राजसूय एंड अश्वमेघ यज्ञ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच का डिफरेंस समझना। राजसूय यज्ञ जो था उसमें सेक्रीफाइस कर रहा है किंग, किस लिए कर रहा है वो, कि गेन ऑफ सुप्रीम पावर, अपनी पावर को बढ़ाए वो, इसके लिए वो राजसूय यज्ञ कर रहा है। जबकि अश्वमेघ यज्ञ जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि अपने एरिया में डिक्लेयरिंग हिज पावर ओवर अ वास्ट टेरिटरी। जैसे हम लोग रामायण में देखे थे, लव कुश जो है अश्वमेघ के यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेते हैं। उसके बाद फिर वो उस घोड़े का काम यही था कि वो जिस एरिया से भी निकल जाए वो टेरिटरी उस राजा की हो जाएगी। तो ये जो दो यज्ञ थे ये पावर, किंग की पावर को इंक्रीज करने वाले यज्ञ थे। ठीक है, तो अब जो राजा था ऑब्वियसली उसकी पावर बढ़ गई, तो सभा एंड समिति इनकी पावर कम हो गई, क्योंकि पहले तो राजा विचार विमर्श करने के बाद ही काम कर रहा था। सो दिस वे द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द वैदिक पीरियड। ओके।